जगीरा एक अजनबी सौदागर में से कविता बुड्ढऊ के दो दांत एक कहानी के रूप में प्रस्तुत करता हूँ। लेखक सुभाष वर्मा ने अपने कलम के शब्दों से प्रकृति के सौंदर्य का तथा पुराने समय में किस प्रकार लूट की वारदात को अंजाम दिया जाता था वह बहुत ही प्यारे और काल्पनिक संतोषजनक शब्दों में लिखा है। अगर आपको भी काल्पनिक किताबें पढ़ने का शौक है तो आप इस किताब को भी अपने पसंदीदा किताब की सूची में जोड़ सकते हैं। यह किताब आपको चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहां से जाकर आप खरीद सकते हैं। सूर्य अपने सप्त अश्वमेघ रथ पर विराजमान होकर केसरिया ध्वज लहराते हुए निकल चुका था, जिसकी आहट पाते ही चंद्रमा ने अपनी चांदनी को समेटना शुरू कर दिया था। समय के इस अंतराल में पक्षियों की चहचहाहट के साथ प्रकृति की आनंदमयी सुबह का आरंभ हुआ। सुगंधित रंग बिरंगे फूल सूर्य की पहली किरणों की आहट पाते ही अंगड़ाई लेने लगे। गांव की पूर्व की ओर बड़ा सा तालाब था। उसके एक तरफ कुआं था तो दूसरी ओर खाली मैदान, जहां अक्सर बच्चे खेला करते थे। तभी वहां एक रात को तंबू गाड़े गए थे। कई बैलगाड़ियां वहां थी। ठगों का एक गिरोह यहां आकर ठहरा हुआ था। सूर्य के उदय से पहले ही सभी ठग अपने अपने कार्य में व्यस्त थे, कोई खाने बनाने में तो कोई पशु को चराने में। लेकिन गिरोह का सरदार जगीरा माँ भवानी को पूजा की तैयारी कर रहा था। एक पत्थर की मूर्ति के सामने एक थाली में पूजा का सामान रखा हुआ था। इसमें चांदी का सिक्का और सफ़ेद रुमाल भी था। सरदार यानी कि जगीरा ने आरती की और सिक्के को रुमाल के बीच में रखकर गांठ लगा दी और उसको अपनी जेब में रख लिया और बोला, जय माँ भवानी, अपने भक्तों को आशीर्वाद दे। जय माँ भवानी कहकर सभी ठग शुभ संकेत का इंतजार करने लगे। ठग जाति में किसी शुभ संकेत के बिना कोई काम करना नियमों के विरुद्ध माना जाता था। बहुत इंतजार करने के बाद सूर्य छिप गया। फिर कहीं से उल्लू के गुगवाने की आवाज़ सुनाई दी और सबके चेहरे खिल उठे। वे शिकार को खोजने के लिए चल पड़े और उन्हें शिकार ढूंढते ढूंढते 4 दिन हो गए, मगर कोई शिकार नहीं मिला। ठग जातियों के नियम के अनुसार बिना शिकार किए कोई भी ठग पान नहीं खा सकता और बाल कटवा सकता। ठगों के गिरोह में लगभग 40 लोग थे। वे सब शुभ संकेत के खुश थे। जगीरा और शंकर एक कक्ष में गए। जगीरा ने अपने लकड़ी के संदूक से एक बड़ा सा मानचित्र निकाला, जिसमें ठगी के महत्वपूर्ण रास्तों की जानकारी थी। देखने में ये ठीक ऐसा था जैसे किसी चित्रकार ने आसमान में पीला रंग भर दिया हो और एक सितारे से दूसरे सितारे को जोड़कर नए मार्ग दिया हो। जगीरा मानचित्र पर एक रास्ते का अंगुली से पीछा करते हुए कहा, हमें मंगल और आजम खान को शिकार करने के लिए शहर भेजना चाहिए। सरदार के कहने पर मंगल और आजम खान घोड़े पर सवार होकर मुख्य रास्ते से होते हुए रोहन नामक शहर पहुंचे। इसी नए शहर में शिकार की तलाश में वे लगभग आधा शहर पार कर चुके थे। तभी एक कोने में धोती कुर्ता पहने हुए बगल में थैला लिए हुए एक मुच्छल दिखाई दिया, जो कि अपनी मोटी मोटी आंखों से इधर उधर ताक रहा था। मंगल ऐसी उलझन वो भली भांति जानता था। खान साहब मंगल को बोले, लगता नया आया है शहर में, शायद कोई व्यापारी हो। लगता तो यही है, मंगल ने जवाब में जाने की अंगूठी और जिस तरह पेट बाहर की ओर निकला हुआ है, लगता है बहुत माल गबन किया है। मंगल ने व्यापारी की तरफ देखते हुए कहा, उसकी नोकदार फूलों वाली जूतियाँ और ये रस्मी गमछा हो न हो, यह अवश्य ही बनारसी होगा। तभी खान ने कहा, साहब बनारसी तेज बहुत होते हैं। मंगल ने अपनी मूँछों पर ताव देते हुए कहा, तो मैं भी एक बनारसी ठग ही हूँ। मंगल ने कहा कि आरतिया एजेंट बनकर जाता हूँ, अगर तुम्हारी जरूरत होगी तो इशारा करते ही ग्राहक बनकर आ जाना। मंगल व्यापारी के पास गया और हाथ जोड़कर बोला, राम राम सेठ जी, इस नाचीज को मंगल बुलाते हैं, नाम के अनुरूप काम करता हूँ। व्यापारी ने अपने थैले को थोड़ा जोर से कसकर पकड़ा। मंगल बोला, साहब आपको कैसा माल चाहिए? पूरे शहर में सबसे सस्ता नाच दिलवा दूँ तो कहना। व्यापारी ने कहा, बनारसी लगते हो। मंगल ने कहा, हाँ साहब, बनारस में जौनपुर से हूँ। व्यापारी बोला, मैं सामान खरीद चुका हूँ। मंगल ने अचानक से कहा, सस्ते माल को ठुकरा दे वह कैसा व्यापारी? क्या मालिक, आप बनारसी होकर बनारसी को मना करते हो? आखिर में मंगल ने उसे भला फुसला कर लालच देकर फंसा ही दिया और व्यापारी ने उसे सामान खरीदने के लिए हाँ कर दी। मंगल ने कान भरते हुए कहा, आप बनारसी हो तो इसलिए आपको सावधान कर देता हूँ कि शहर में ठग बहुत हैं, थोड़ा बचकर रहना। कहते हैं कि वह बहुत खतरनाक है, लोग उनके नाम से भी डरते हैं।
यह सब कुछ कहते ही मंगल व्यापारी से पैसों के बारे में कहने लग जाता है। फिर व्यापारी गुणा भाग कर मुनाफे के बारे में सोचता है और खुश होकर कहता है, मैं अभी पैसे लेकर आता हूँ, मुझे लूटपाट से डर कर किसी के पास रख दिए। यह सुनकर मंगल मन ही मन बहुत खुश होता है और कहता है कि मैं और मेरा एक दोस्त उस चाय वाले के यहाँ बैठे हैं, आप पैसे लेकर वहाँ आ जाना। फिर मंगल और खान दोनों चाय वाले के यहाँ पुराने से तख्त पर जाकर बैठ जाते हैं। वहीं उनके सामने एक तख्त पर एक 60-65 साल का बूढ़ा बैठा होता है, जिसके गाल पिचके हुए थे और 2 दांत बाहर की तरफ निकले हुए थे। उसके पास एक लकड़ी से बना संदूक था जिस पर बहुत प्यारी चित्रकारी की हुई थी और उसमें से एक मन को लुभाने वाली तंबाकू की खुशबू आ रही थी। मंगल ने बुड्ढऊ से कहा, हुजूर, लगता है आप कोई तंबाकू के व्यापारी लगते हो, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ, मगर मैं अपना सारा माल बेच चुका हूँ, बस थोड़ा अपने खास लोगों के लिए बचाए। मंगल ने कहा, हमारे नवाब भी बहुत खुश होंगे अगर ये उन्हें पसंद आया तो। क्यों खान साहब? नवाब सुनते ही बुढ़े ने एक थैली से छोटी सी चिलम निकाली। मंगल सामने से कुछ कोयले उठा लाया। बुढ़े ने तंबाकू तैयार किया और एक जोर से कसकर लगाकर कहा, लो तैयार है। मंगल ने पीना शुरू किया और आसमान की तरफ उस धुएं को देखते हुए बोला, इसकी कीमत तो हमारे नवाब साहब ही चुका सकते हैं। उसको ये बड़ा फुसलाकर अपने विचारों में फंसा ही दिया। उस समय बैठे बैठे मंगल सोचता है कि पहले वाला व्यापारी अभी तक नकदी लेकर नहीं आया, शायद उसे हमारी भनक लग गई। यह सोचकर भी वह बहुत खुश था क्योंकि उसे एक और शिकार मिल चुका था। फिर से बूढ़ा बोला, आपके नवाब हैं कौन, कहाँ रहते हैं? मंगल ने कहा, अकबरपुर के नवाब जलालुद्दीन का नाम तो सुना ही होगा। उनके जैसा वीर पूरे हिंदुस्तान में भी नहीं है और वो पास के ही गांव में रहते हैं। बुढ़े ने आंखों में चमक आ गई थी, धन की चाहत मंद मंद मुस्कान से झलक रही थी। और मंगल और खान उसे अपने साथ घोड़े पर बिठाकर चल पड़ते हैं। कुछ देर तक सफ़र में चलते चलते शहर को पार कर लेते हैं। फिर बूढ़ा पूछता है कि और कितना चलना पड़ेगा? मंगल कहता है, बस कुछ दूर और है, जो सामने नहर दिखाई दे रही है उसके दूसरी ओर गांव है, वहीं नवाब साहब रहते हैं। और मंगल मन ही मन सोच रहा था कि शिकार तो मिल गया है, अब इसे किसी कुएं या नदी नाले में फेंक दिया जाए तो अच्छा रहेगा। कुछ देर बाद नदी भी आ जाती है, लेकिन नदी एकदम सूखी हुई उबड़ खाबड़ पड़ी थी। नहर पार करके तीनों किसी कुएं की तलाश में थे। मंगल को लगा कि कहीं उचित स्थान नहीं मिला तो आज तो शिकार से हाथ धोना पड़ेगा। थक पान भी नहीं कर सकेंगे, बहुत गर्मी थी, सबको प्यास लगी थी। तीनों पानी के तलाश में थे तो कोई यात्री को रोका जो एक मजबूत टट्टू सवार था। मंगल ने कहा, श्रीमान, मेरे साथी प्यासे हैं, क्या यहाँ आसपास कोई कुआं है? यात्री बोला, हाँ ना है, थोड़ा आगे चलकर एक वट वृक्ष दिखाई देगा, उसके पास एक कुआं है जहाँ आप विश्राम भी कर सकते हैं, कहकर वह आगे निकल गया। कुछ समय बाद चलते चलते एक कुएं के पास पहुँचे। गाड़ीवान में पीछे पीछे पानी की तलाश में आ पहुँचा। कुएं के किनारे एक बड़ी सी रस्सी एक चमड़े का खोल किनारे रखा हुआ था। एक तरफ घास फूस की कुटिया बनी थी। चारों ने पानी, यानी कि मंगल, खान, गाड़ीवान और वह तम्बाकू व्यापारी ने पानी पिया, हाथ मुँह धोया। गाड़ीवान अपने घोड़े के लिए पानी लेकर गया। खान ने कुटिया में जाकर देखा, कोई नहीं था। चारों तरफ कोई दिखाई नहीं दे रहा था सिवाय पानी की परछाई के, जो भीषण गर्मी में क्षितिज में तैरती नजर आती थी। कुएं के पास ही मंगल 2 दांत से बात करने लगा और खान को इशारा करते हुए 2 दांत से कहा, तम्बाकू लाओ, देता हूँ, पर यहाँ कोयले कहाँ? इससे आगे कुछ बोलने से पहले ही खान ने उसके गले में रुमाल डाल दिया। इसमें एक चांदी के सिक्के को समेटकर गांठ लगाई थी। खान ने रुमाल को दोनों तरफ से पकड़कर खींचा, उसमें सिक्का उसके गले पर जोरदार दबाव डाल रहा था। बुड्ढे ने खतरा भांपते ही अपना खंजर निकाला, जिसे देखते ही सामने खड़ा मंगल ने उसके पैर खींच लिए। वह अधमरा खान के घुटने पर आ गिरा। कुछ समय में ही बुड्ढे के प्राण तम्बाकू के धुएं की तरह उड़ गए थे। इसी दौरान मंगल ने देखा कि गाड़ीवान बगीचे के पेड़ का सहारा हर चेतना से उन्हें देख रहा था। मंगल उसकी तरफ दौड़ा। वह उन ठगों को देखकर भावशून्य था। मंगल ने उसे जिसकोरा वह सहमा उठा और खान उधर उसकी जेब से पैसे कागज अफीम निकालकर उसे कुएं में फेंकने ही वाला था कि मंगल ने कहा, रुको। वहाँ गाड़ीवान डर के मारे उसकी देह सिकुड़ चुकी थी, बाल काटे की तरह उखड़े हुए थे। वह मौत के इस दृश्य को देखकर भाव व्यक्त नहीं कर पा रहा था। मंगल ने उसे घसीटता हुआ कुएं के पास लेकर आया और खान से कहा, इसे मारना मुश्किल होगा, यह अकड़ चुका है, शायद यह गाड़ीवान हमारा शिकार नहीं। खान ने कहा, इसे ऐसे तो नहीं छोड़ा जा सकता। तभी खान ने दोनों बुड्ढे व गाड़ीवान को एक बड़े पत्थर से बांध दिया और उन्हें कुएं में फेंक दिया।
इंसान की इस हरकत को देखकर पानी कुछ देर तक हरकत करता रहा और फिर शांत हो गया। दोनों तब तक उस कुएं को जागते रहे तब तक पानी में उनका प्रतिबिंब शांत नहीं हो गया। दोनों ने चारों तरफ देखा, सब शांत था। दोनों कुटिया में आकर बैठे। बुड्ढे के जेब से 73 रुपये प्राप्त हुए। कुछ कागज भी थे जो दोनों की समझ से परे थे। गाड़ीवान की जेब से सिर्फ भुने हुए चने मिले। दोनों लकड़ी के संदूक की तरफ दौड़े। उसमें कुछ लाल और नीले चादरें थी। उनके नीचे कुछ गहने थे, 2 जोड़ी पायल, 1 जोड़ी सोने की बालियाँ, 11 चांदी के सिक्के और कुछ नकदी। उसके नीचे कुछ सोने चांदी की छड़ें भी थी। लूट का माल काफ़ी था। दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। फिर दोनों लूट का सामान लेकर अपने डेरे की तरफ चल दिए। सरदार ने दूर से ही देखा कि दोनों लूट लिए आ रहे हैं। पास आते ही सरदार ने दोनों के मुँह में एक गुड़ की डली रखी। पहले लूट की खुशी में सबने रस्म के अनुसार गुड़ खाया। गुड़ खाते खाते खान ने कहा, सरदार माँ भवानी की कृपा से अच्छी लूट मिली है, कहे तो पान बनवा दूँ। मंगल ने सरदार से कहा कि 2 दांत अपनी बीवी से बड़ा प्यार करता था। कहकर मंगल ने 2 पायल उठाई और बजाने लगा। ऐसा करते देख सरदार को हंसी आ गई। उसने अपने मूँछों पर टावल लगाते हुए कहा, रख लो अपनी लुगाई खातिर, तुम भी तो अब बहुत प्यार करते हो अपनी लुगाई से। मंगल फिर पायल की